गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस किसी भी टाइम आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में केमार्जिन आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, पिछले 2-3 महीनों से मुझे अपनी हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं हुई, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी भी मुझे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ। मुझे खड़े होकर के पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से ब्लैक बोर्ड पर अब मेरे लिए आप लोगों को पढ़ा पाना संभव नहीं होगा। असल में एक प्रॉब्लम होती है जो 40+ लोगों को होती है, जिसको आप सामान्य रूप से लंबर पेन या L4 L5 की प्रॉब्लम के रूप में जानते हैं। वही मुझे है, जिसकी वजह से मैं एक जगह पर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता। तो इस वजह से आप लोगों की वीडियोस मैं नहीं डाल पाया। फिर मैंने उसका सल्यूशन निकाला है कि क्यों ना आप लोगों को मैं बैठ करके ही नोटबुक पर पढ़ाऊँ। तो उसी की शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं। आप लोगों का जो 11th में फर्स्ट टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज से आपका जो सेकंड टॉपिक है NCERT का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के संबंध में ये जो वर्ड है एटम, ये सबसे पहले जो वर्ड है एटम, ये सबसे पहले डाल्टन साहब ने कॉइन किया था। और बेसिकली ये जो वर्ड एटम है, ये ग्रीक वर्ड है एटोमियो, एटोमियो, ये ग्रीक वर्ड है एटोमियो। वहाँ से ये वर्ड आया है आपका एटम। ठीक है। तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी। डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में बताया था कि हर जो भी मैटर है इस ब्रह्मांड में, वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स से बना है, जिनको हम एटम कहते हैं। और ये एटम ही होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज़ जो डाल्टन साहब ने बताई वो ये थी कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को लिखते भी चलें, साथ साथ अपनी नोटबुक हाथ में ले लें और लिखते चलें। पहला पॉइंट जो डाल्टन साहब ने बताया वो ये था कि एवरी मैटर इज composed of very minute particles called atoms। नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 2, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। थर्ड पॉइंट डाल्टन साहब ने बताया कि डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस। ठीक है। तो तीसरे पॉइंट को आप ऐसे लिखें, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड मासेस, while the atoms of same element are identical in all respects। ठीक। चौथा पॉइंट डाल्टन साहब ने बताया, पहले उसको समझ लीजिए फिर मैं लिखा भी दूंगा। चौथा पॉइंट डाल्टन साहब ने बताया, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन सिंपल रेशियोज टू फॉर्म
द कंपाउंड्स। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं और जिसके फलस्वरूप आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो डाल्टन साहब ने बताया कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वास्तव में देखिए तो हमारे वेदों में या ऋग्वेद में विशेष रूप से एटम यानी कि परमाणु का जिक्र है। तो डाल्टन साहब ने जो अपनी थ्योरी दी वो कोई नई नहीं थी, वो हमारी भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद में ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप उसको पढ़ें तो डाल्टन साहब की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स आए। बाद में साइंटिस्ट ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उनके लाइट में डाल्टन साहब की थ्योरी ठहर नहीं पाई। तो इनके ड्रॉबैक्स जो डाल्टन की थ्योरी के थे उनमें मुख्य रूप से पहला था कि जो डाल्टन साहब की थ्योरी थी, पॉइंट नंबर 1, इट कैन नॉट एक्सप्लेन internal structure of एटम। यानी डाल्टन साहब की थ्योरी एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा जो ड्रॉबैक था डाल्टन की थ्योरी का वो ये था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो एक दूसरे से डिफ़र कैसे हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफ़र, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो एक दूसरे से डिफ़र कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स of different elements combine, कि जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जिसकी वजह से डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो बाद में ठहर नहीं पाया, वो फेल कर गया। तो डाल्टन साहब की थ्योरी के फेल होने के बाद फिर साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहे। फिर कुछ साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें विशेष रूप से आपके जे थॉमसन साहब थे। डाल्टन साहब के बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स आए जिनके ज़रिए से आपके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या थे उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए ये पूरी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड लिया गया ये, और ये एनोड लिया गया, ठीक। इस डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड और एनोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, जो आपका बहुत हाई लेवल करंट अराउंड 1000 वोल्ट
का करंट प्रोड्यूस कर सकती है। और इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया ताकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को हम अपने हिसाब से रख सकें। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर रखा गया वो था 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, यानी ऑलमोस्ट वैक्यूम। ठीक, ये सारी फिगर्स बच्चों आप लोग ध्यान रखिए कि डिस्चार्ज ट्यूब में कितना प्रेशर रखा गया था, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक। ठीक, और करंट कितना, 1000 वोल्ट का। ठीक, तो ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि यहाँ से कैथोड से स्ट्रेट लाइन में चलती हुई रेज निकलती हैं और जो एनोड की तरफ जाती हैं। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपके ये एनोड को परफोरेटेड यानी एनोड में छेद कर दिए गए और एनोड के पीछे की जो दीवार थी उसको किसी फ्लरसेंट मटेरियल से कर दिया गया और 1000 वोल्ट का करंट पास किया गया। अब जब 1000 वोल्ट का करंट पास किया गया तो यहाँ से कुछ रेज निकली और ये परफोरेटेड एनोड को पार करते हुए जो यहाँ इसके पीछे की दीवार थी उस पर उन्होंने चमक पैदा की। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स से कुछ पता क्या चला कि ये जो कैथोड रेज यहाँ कैथोड से चली, इनको कैथोड रे कहा गया। और चूंकि ये एनोड की तरफ जा रही हैं तो ये कहा गया कि भाई इनमें, इन रेज में जो भी पार्टिकल्स हैं इनमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इनमें कैसा चार्ज है, चूंकि ये कैथोड से चल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं तो इनके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे उन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट जो इन्फरेंस का निकला या जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, वो पहला पॉइंट था कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कि कैथोड रेज आपकी कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज थी। दूसरा पॉइंट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी सीधी रेखा में या लाइन में चलती हैं। थर्ड पॉइंट, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, चूँकि वो मूव कर रही तो उनका अपना वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी है, तो इससे एक अंदाज़ा ये निकला कि कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका अपना कुछ मास भी है। फोर्थ पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स का इन्फ्रेंस यहाँ से आया कि जब हमने एनोड को परफोरेटेड किया, छेद किया, उसके एनोड के छेद का साइज़ बहुत छोटा था, उस छेद से ये पार्टिकल पार होके और फिर यहाँ इस दीवार में चमक उत्पन्न कर रहे हैं, यानी ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक, अगला पॉइंट जो निकल के आया वो ये था कि दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आपके इतने पॉइंट्स थे, साथ ही साथ और भी कुछ पॉइंट्स निकल के आए। नेक्स्ट पॉइंट इनका, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दे प्रोड्यूस फ्लरसेंस, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ठीक, और एक काम हुआ कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में जब हम गैस को बदलते हैं, यानी इफ़ वी चेंज गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की वो कतई नहीं बदलती। यानी हम कह सकते हैं ऑन चेंजिंग गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल द E/m प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज रिमेंड सेम। यहाँ पर E है चार्ज
ऑन पार्टिकल एंड m इज़ मास ऑन पार्टिकल। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी गैस ले लें या कैथोड का मटेरियल कुछ भी बदल दें, उससे जो E/m प्रॉपर्टी है यानी E/m रेशियो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं वो पार्टिकल सभी एलिमेंट्स के सभी एटम में सेम है। इज़न्ट इट? नहीं कह सकते ऐसा कि भाई डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी गैस ले लें दुनिया जहान की और दुनिया जहान के किसी भी सब्सटेंस का कैथोड बना दें, उसके बावजूद जो E/m प्रॉपर्टी है वो कतई बदलती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, यानी वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एटम के। इसी के बाद क्रेडिट जो E/m रेशियो आया वो इलेक्ट्रॉन के लिए, अब यहाँ तक अब आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, जिसका क्रेडिट दिया गया J.J. थॉमसन को। किसको दिया गया उसका क्रेडिट? J.J. थॉमसन को। और E/m का जो रेशियो आया इलेक्ट्रॉन के लिए 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक, उसके बाद मिलिकन साहब ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? मिलिकन साहब ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कुछ बुक्स में ये 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम भी लिखा हुआ है। ठीक, इसी के बाद अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो अब तक आपने क्या सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कहाँ से मिला आपको? मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना था? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए, अब आते हैं अगली चीज़, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट जिस साइंटिस्ट को जाता है वो है हमारे E. गोल्डस्टीन। क्या नाम है इनका? E. गोल्डस्टीन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसके जरिए हुई? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक, या कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, जिसमें प्रेशर हमने 10⁻⁻1 mmHg रखा और परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया। ठीक, अब एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एनोड रेज का पहला प्रॉपर्टी था कि दे आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक, तो एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनी हुई थी। फिर सेकंड पॉइंट, दीज आर गैसियस आयंस। जो एनोड रेज थी, एनोड रेज गैसियस आयंस थी, प्रोटॉन्स नहीं थे। थर्ड पॉइंट,
देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए ये मेजर डिफरेंस है। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसमें गैस को आप बदल दें, कैथोड की सब्सटेंस को बदल दें तो E/m पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यानी E/m रेशियो सबके लिए सेम था। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। ठीक है, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है। देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा था। चौथा पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेस। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? गैस पर। इससे मतलब क्या निकलता है? दिस इम्प्लाइज दैट नॉट सेम फॉर ऑल गैस, यानी ये सारी गैसेस के लिए सेम नहीं है। इसी वजह से हेंस प्रोटॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि ये सब्सटेंस के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं अपने एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, तो ये लोएस्ट वेट होता है इसका। इस वजह से इसका चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट आता है। हाइड्रोजन को लेते हैं तो इसका चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो बराबर होगा आपका E/m के, हैं, और उसमें मास अगर लोएस्ट होगा तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। और इसी को फिर हम आगे चल के प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं? जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, E. गोल्डस्टीन साहब ने, उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया जिससे E/m रेशियो हाईएस्ट आया, और उन्होंने फिर इसी हाइड्रोजन गैस के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन का नाम दिया। फिर और एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और मास ऑन प्रोटॉन वो कितना था? 1.625 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये लीजिए। ठीक। अब ये जो प्रोटॉन का मास था, ये थोड़ा ध्यान लगाइए तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना है? 1837, यानी 1837 टाइम्स टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये सब बेसिकली जो आज डिस्कशन हो रहा है, ये आप लोग ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम डिटेल्ड में देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आया आपका J.J. थॉम्सन मॉडल, जिसको हम वाटरमेलन या प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल की खास बात ये थी कि जैसे आप सब लोगों ने अपने घर में वाटरमेलन यानी कि तरबूज को देखा है, तो उस तरबूज में ज़रा ध्यान दीजिए, पूरे तरबूज में गूदा भरा होता है और बीच बीच में काले काले बीज होते हैं। तो एटम का ये एक मॉडल प्रोड्यूस किया थॉम्सन साहब ने, जिसमें उन्होंने बताया कि तरबूज के गूदे की तरह से पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और बीच बीच में निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरबूज के बीज की तरह से होते हैं। या फिर दूसरी तरह से प्लम पडिंग मॉडल आप समझ सकते हैं कि खीर, जैसे घरों में आपके खीर बनती है, खीर में क्या होता है? चावल पूरे में रहता है और बीच बीच में उसमें किशमिश काजू बादाम मिक्स रहता है। तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेयर में एटम के रहता है, और बीच बीच में वही काजू बादाम और किशमिश की तरह से नेगेटिव चार्ज उसमें धंसा रहता है। अब ये जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है एटम में, उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है। इस वजह से लास्ट पॉइंट J.J. थॉम्सन साहब ने बताया कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक। तो इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो पॉज करके, या और कोई टेक्निक अगर आपके पास है तो उसको यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है।
अब ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थॉमसन साहब का मॉडल बहुत क्रांतिकारी था उस टाइम पे, जिसके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया उनके इस मॉडल के लिए। लेकिन थॉमसन का मॉडल आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उन पर खरा नहीं उतरा था। जैसे बाद में रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने किया, उसमें जो फाइंडिंग्स आई उनके बेस पर ये थॉमसन मॉडल टिक नहीं पाया। तो इसके फेल्योर में हम लिख सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन या इट कुड नॉट एक्सप्लेन the results of later experiments such as alpha particle scattering ठीक। तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका थॉमसन मॉडल। अब इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है, जो उन्होंने अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताया था। इस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। कई बुक्स में उनके नाम को शॉर्ट में जे चैडविक के नाम से लिखा गया है। उन्होंने एक्चुअली में किया क्या, उन्होंने बेरिलियम की फॉयल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। किस पर कराया? बेरिलियम की फॉयल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो बहुत ही फास्ट मूविंग थे, जिनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था, उस पर बम्बार्डमेंट कराया अल्फ़ा पार्टिकल्स का। और ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है वो बाहर निकल रहे हैं। और ये जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं इनका पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं पार्टिकल्स को चैडविक साहब ने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो बेरिलियम के फॉयल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि आपके हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, इनका बम्बार्डमेंट बेरिलियम की फॉयल पर जब कराया गया तो आपके न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। ठीक। अब इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं रदरफोर्ड साहब का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसके ज़रिए
वास्तव में पहला एटॉमिक मॉडल जिसमें कि न्यूक्लियस की कल्पना की गई वो बाहर आया। तो इसके पहले कि हम रदरफोर्ड के मॉडल पे जाएं, हमें ये समझना होगा कि रदरफोर्ड साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक्चुअल में उन्होंने किया क्या। रदरफोर्ड साहब ने एक बहुत ही वेरी थिन गोल्ड फॉयल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें ध्यान से देखिए। तो पहले एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, यानी कि जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हुए लेड की प्लेट तक पहुँचते हैं, और लेड की प्लेट में बहुत छोटा सा वेरी माइन्यूट आपका एक छेद होता है, जिससे आपके अल्फ़ा पार्टिकल निकल के गोल्ड की फॉयल पर आते हैं। अब ये जब गोल्ड की फॉयल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं तो वहाँ से फिर इस गोल्ड फॉयल के पीछे आप देखते होंगे एक फोटोग्राफिक प्लेट बनी हुई है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जब आके टकराते हैं तो एक चमक उत्पन्न हुई उस टाइम पर जब रदरफोर्ड साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो रदरफोर्ड साहब के ऑब्जर्वेशन क्या थे? ऑब्जर्वेशन उनके ये थे कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी नियरली 99% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ट अनडिवाइडेड। नियरली 99% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ट अनडेविएटेड, यानी 99% अल्फ़ा पार्टिकल्स के रास्ते में, उनके पाथ में किसी तरह का कोई परिवर्तन, कोई डेविएशन नहीं हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया कि सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल एंगल्स से डेविएट हो गए, और बहुत थोड़े से वेरी फ्यू, यानी 1 in 20,000 में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस आ गया। यानी वो जो 1 in 1,000 अल्फ़ा पार्टिकल था वो किसी भारी चीज़ से टकराया, और टकरा के 180 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट होके वापस अपने सोर्स पर आया। इसका इन्फरेंस क्या निकला कि हर एटम में, हर एटम में आपके एक बहुत भारी सा कोई पार्ट है जो सेंट्रल पोर्शन है उसका, और उससे टकरा के ये 1 in 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल वापस आए। और पॉइंट नंबर 1 से ये कंक्लूज़न निकलता है कि चूँकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडेविएटेड निकल गए, तो ये पता चला कि एटम बेसिकली बहुत खोखला है, उसके में किसी तरह का कोई मास नहीं है, उसका जितना भी मास है उसके एक सेंटर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। ठीक। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, तो ये पता चला कि चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी नेगेटिव चार्ज के संपर्क में आने की वजह से थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए अपने रास्ते से। ठीक है। और इसी के बेस पर, ये 3 फाइंडिंग्स के बेस पर फिर रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसको कि हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें रदरफोर्ड साहब ने बताया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। इसमें रदरफोर्ड साहब ने बताया कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी, कि एटम का ज़्यादातर पार्ट कैसा है? एम्प्टी है, हॉलो है, खोखला है। पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स वेरी स्मॉल स्पेस टर्म्ड एज
न्यूक्लियस। जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो न्यूक्लियस में रहता है। थर्ड पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज इज़ हैवी, देयर इज़ समथिंग वेरी हैवी इन मेटल इन एटम। जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत हैवी है और देयर इज़ समथिंग वेरी हैवी इन एटम। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि चूँकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है एटम का वो बराबर होना चाहिए। अब चूँकि पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन से और नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन से, तो इस वजह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम बट अपोजिट है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। जो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे देखिए ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं। इसके चारों ओर ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, इस वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज है पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को मिलेगा आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स वाइटल फॉर द सर्कुलर मोशन, एंड दिस implies that electrostatic force of attraction between electron and nucleus get converted into centripetal force। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी Fe इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज़ Fc। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। तो अब इस रदरफोर्ड मॉडल, ये रदरफोर्ड मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल बहुत अच्छे से चला, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गईं। इसकी कमियां जो उजागर हुई ये मैक्सवेल थ्योरी के बाद हुई। तो पहले हम लोग मैक्सवेल थ्योरी को ढंग से समझते हैं। देखिए, मैक्सवेल साहब ने अपनी थ्योरी में बताया कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation and loses energy। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो मोशन में है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के ज़रिए लूज़ करता रहता है। अब ज़रा सोचिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो लगातार मूव कर रहा है, तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से वो लगातार अपनी एनर्जी को लूज़ करता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल लूज़ एनर्जी एंड कोलाइड विथ न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, वैसे वैसे उसके और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फाइनली एक स्टेज आएगी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा और एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर सके। साथ ही साथ रदरफोर्ड साहब लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम
और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उनके नेचर, उनके चार्ज और उनके मास के बारे में समझ लिया होगा। अब मैं स्क्रीन पर एक टेबल लगा रहा हूँ जिससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके नेचर, चार्ज और मास के बारे में पूरी जानकारी सिर्फ एक टेबल से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरे पार्टिकल्स हैं जो एटम में खोजे गए हैं रिसेंटली, लाइक पॉजिट्रॉन, मीसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, इन सब के बारे में भी, यानी इन सब के नेचर, चार्ज और मास के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टेबल को बहुत ध्यान से न सिर्फ देखें बल्कि अपने नोट्स में पूरी तरह से उतार लें, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगा।